दोस्तों, ईरान ने वही किया जिसका डर था। कल रात को ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया है अलग अलग कंट्रीज़ में, करीबन 3-4 कंट्रीज़ में जहां पर यूएस की मिलिट्री बेसिस थे वहां पर डायरेक्टली इन्होंने अटैक किया है, जिस ऑपरेशन को इन्होंने नाम दे दिया ऑपरेशन बशर्त अल फथ। तो इस तरीके का इन्होंने नाम दिया है, जहां पर इन्होंने कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर और इसी के साथ साथ इराक के अंदर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पर यूएस के जो बेसिस है उनको डायरेक्टली टारगेट किया है। कुछ मिसाइल्स को तो जो भी यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद में उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इससे थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है नेटो कंट्रीज़ और इसी के साथ साथ ईरान के बीच में। हालांकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए पेश आए हैं। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भैया सीज फायर कर दो दोनों ही कंट्रीज़ को, इसराइल को भी ईरान को भी। खुद से उन्होंने जो भी अटैक किया है ईरान के ऊपर उसके बाद में इन्होंने कहा कि दोनों ही कंट्री अब सीज फायर कर दो, अब टेबल पे आकर बातचीत करके देख लो। जहां पर दोनों ही कंट्री जब उनकी नहीं सुन रही तो एक इंटरव्यू के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नज़र आए और उन्होंने मतलब कुछ गाली गलौच भी कर दी, मतलब जो भी इंग्लिश में वो जैसे ही बात करते हैं, जैसे WWE में नहीं हम देखते थे वो कर देते थे कुछ ना कुछ बातें, तो उसी तरीके की लैंग्वेज इन्होंने भी यूज़ कर दी है। जहां पर इन्होंने कहा है कि दोनों देश अब मेरी सुनने को राज़ी नहीं है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो भैया मैं भी क्या कर सकता हूं इसके अंदर। यहाँ पर ईरान का क्या है कि ईरान को पहले से ही पता था कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए साइंटिस्ट की बैकअप टीम लगेगी, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ पर इजराइल इसको अपोज करेगा, वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर यूएस और इजराइल दोनों ने ही मिलकर इनके इस प्लान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। हालांकि ईरान का ऐसा मानना है कि उनके पास में बैकअप प्लान था, उनको पहले ही मालूम था कि इस तरीके की हरकत होगी, जिसकी वजह से उनके अभी तक 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उनके पास में कुछ प्लान है जिसकी वजह से उनका ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी भी रुका नहीं है, एक्चुअली में वो अभी भी चल रहा है। जहां पर ऐसा लग रहा है कि यूएस और इजराइल का प्लान ही यहां पर फेल हो गया। यहाँ पर जिसको लेकर अब आपको ट्रंप का भी फेस देखने को मिल रहा है कि वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं ईरान को लेके भी कि भैया वो मेरी बात नहीं मान रहा है, और ऊपर से इजराइल को लेके कि वो तो सुन ही नहीं रहा है, उल्टा मुझे और घसीट रहा है कि तुम भी आओ बम मारो ईरान पे। अब यहाँ पर खुद जेडी वेंस ने भी कहा है कि भैया ईरान के ऊपर जो यूएस ने अटैक किया था उससे ईरान का कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी इनके पास में 400 kg एनरिच यूरेनियम इंटैक्ट पड़ा हुआ है, जिसको यूएस ने उड़ाने की कोशिश करी थी इनके फॉरडाउन, नेटेंज और इसी के साथ साथ इस्फहान नाम की जो न्यूक्लियर साइट थी उन पर अटैक करके मारे इन्होंने B-2 बॉम्बर से कई सारे बम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल हाँ, फैसिलिटी को ज़रूर डैमेज हुआ है, लेकिन ईरान के इंटेलिजेंस को पहले ही पता था कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यूरेनियम का जो मटेरियल था वो अटैक से पहले ही इधर उधर रिलोकेट कर दिया था, जिसकी वजह से अभी भी उनके पास में यूरेनियम है न्यूक्लियर बनाने के लिए, वो भी 400 kg तक। दोस्तों, पंजाबी एक्टर है दिलजीत दोसांझ, जो कि सिंगर भी हैं, पंजाबी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पंजाब के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनकी एक फिल्म आ रही है सरदार जी 3, जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को भी लिया है, जिन्होंने जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद में तो कुछ नहीं बोला हानिया आमिर ने, लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया तो इंडिया की काफ़ी बढ़ चढ़कर बुराई करी थी। उसके बाद में इनका इंस्टाग्राम अकाउंट और मतलब सभी सोशल मीडिया अकाउंट, सिर्फ इनके ही नहीं बल्कि कई सारे पाकिस्तानी एक्टर्स के, यूट्यूबर्स के बैन कर दिए थे इंडिया के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की ये बातें कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद तो कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन इंडिया की बुराई भी साथ ही साथ कर रहे थे। तो ये वो एक्ट्रेस हैं जो कि पाकिस्तान की बुराइयों को तो नहीं देख रहे थे, लेकिन इंडिया जिस तरीके का एक्शन ले रहा था पहलगाम अटैक के बाद में तो उसकी बुराई ज़रूर करते हुए दिख रहे थे। और उसके ऊपर दिलजीत दोसांझ का भी आपने देखा होगा कि इन्होंने भी कोई बातचीत नहीं करी थी उसके ऊपर, क्योंकि इनकी फिल्म उस वक्त में शूट हो रही थी या हो चुकी होगी, और जिसके अंदर हानिया आमिर भी मौजूद थी, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला उस चीज़ के ऊपर। और अब जाके इसी बात के ऊपर इनको बैकलैश फेस करना पड़ रहा है इनकी सरदार जी 3 मूवी को लेके, जिसके ऊपर कई सारे लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसके अंदर इनको हेट रेट भी मिल रहा है, कुछ लोग शायद इनके सपोर्ट में भी होंगे। और ये भी कहने को कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर कमी पड़ गई थी सुंदर लड़कियों की, कि आपको बाहर से पाकिस्तान की, वो भी हानिया आमिर को लेना
झेलना पड़ गया। अब मैं कहूँगा देखो शूटिंग पहलगाम अटैक से पहले ही हो चुकी होगी इस फिल्म की, ये तो है ही, जिसकी वजह से दिलजीत भी बिल्कुल ही चुप ही रहे होंगे कि भैया अगर बता दिया तो भैया मुझे अभी से ही बैकलैश फेस करना पड़ जाएगा। जिसकी वजह से जब सेंसर बोर्ड के पास में भी ये फिल्म गई थी तो एक्ट्रेसेस के नाम भी छुपाए गए थे, ऐसी भी बातें बताई जा रही हैं। अब खैर फिल्म तो रिलीज़ होने वाली है, 27 जून को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है और उसके बाद में देखना पड़ेगा कि भैया कितना बैकलैश मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो सभी को मालूम है कि बैकलैश तो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया गया है, जबकि इंडिया पाकिस्तान के एक्टर को मतलब या एक्ट्रेसेस को अपनी कंट्री में बुला भी नहीं रहा है, उनके आर्टिस्टों को भी नहीं बुला रहा है। लेकिन हाँ, अब क्या हो रहा है कि ये बाहर जाके शूटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब इस तरीके की फिल्म तैयार हो जाती है और इसके बाद में अब ये बैकलैश झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि आए दिन आपको सुनने को आ जाता है कि हर साल ही कुछ ना कुछ हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बाद में अब बैकलैश नहीं झेलोगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप कितना ही देख लो, 1947 से लेकर अब तक हर कुछ साल बाद पाकिस्तान के साथ में हमारे क्या रिलेशन रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर इस तरीके से किया जाएगा, चाहे बेशक से ये सोच के किया जा रहा है कि अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन अच्छे रिश्ते तो ये देख लो फिर पहलगाम अटैक, अच्छे रिश्ते फिर उरी अटैक देख लो, अच्छे रिश्ते फिर आप पठानकोट अटैक देख लो, अच्छे रिश्ते फिर आप 1999 की कारगिल वॉर देख लो, जबकि मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भी पाकिस्तान गए हुए थे और जैसे ही आए तो खबर ये आ गई। तो मतलब अच्छे रिश्ते करने चाहोगे तो आपको ताज अटैक मिलेगा, टेररिस्ट अटैक मिलेंगे और फिर यही सब होता रहेगा। सो बेसिकली उससे बढ़िया यही है कि बॉयकॉट करो पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्टर को। दोस्तों इस वक्त में छुट्टियों का सीजन चल रहा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की, जिसकी वजह से लोग वैष्णो देवी भी घूमने जा रहे हैं। और कल वैष्णो देवी के अंदर एक लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि हैवी रेन तो हो ही रही थी कुछ दिनों से, जिसकी वजह से जो कटरा से वैष्णो देवी जाने का नया रास्ता था उसके अंदर सीधा ही लैंडस्लाइड हो चुकी है। क्योंकि जो रेन वाटर था वो किसी तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा था पहाड़ी के ऊपर, और एकदम से ही जब उसका बांध टूटा तो वहाँ पर जो पैदल चलने वाला रास्ता था, जहाँ पर घोड़े खच्चर नहीं चलते थे, वहाँ पर ही ये सारी की सारी लैंडस्लाइड हो गई है। और जिसकी वजह से अब पुराना रास्ता ओपन किया गया है, जहाँ पर घोड़े खच्चर चलते हैं, अब लोगों को वहाँ से जाने के लिए रास्ता दिया गया कि आप वहाँ से जाओ दर्शन करने के लिए, जो मोस्टली लोग उतरने के लिए यूज़ करते हैं आजकल। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग एडवेंचर का शौक रखते होंगे, जाते होंगे हाइक के लिए, ट्रैकिंग के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा एडवेंचर आपने भी नहीं सोची होगी। दरअसल 26 साल की एक ब्राज़ीलियन टूरिस्ट थी जो कि इंडोनेशिया गई हुई थी, जिनका नाम था जुलियाना मरीन्स, जो कि माउंट रिनीजानी के अंदर ही कूद गई या गिर गई गलती से। दरअसल वो बिल्कुल एक्टिव वोल्केनो के पास में गई और ऊपर तक देखने की कोशिश करेगी, ऊपर से देखूंगी, और उसके बाद में शायद इनका पाँव फिसला और इसके बाद में सीधा ही एक्टिव वोल्केनो के अंदर गिर गई। जिसके बाद में रेस्क्यू टीम ने, लोकल्स ने इनको बचाने की कोशिश करी, लेकिन थिक फॉग की वजह से, ख़राब वेदर की वजह से, और टेरिटरी भी उस तरीके की थी कि कोई भी उनके पास से जा ही नहीं पाया, क्योंकि वो एक्टिव वोल्केनो तो, जिसकी वजह से सेफ्टी रीजंस की वजह से उनका रेस्क्यू तक नहीं हो पाया। यहाँ पर करीबन कई बार ड्रोन भेजे गए कि किस तरीके से देख ले कहाँ पर है कहाँ नहीं है, वो भी ड्रोन फेल हो गए। करीबन 50 बार ट्राई किया गया किस तरीके से भेज दें, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट के बाद भी इनकी जान नहीं बच पाई और ये वहीं पर रह गई। दोस्तों यहाँ पे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा टेस्ला की रोबो टैक्सी लॉन्च किए हुए, जिसके अंदर ड्राइवर है ही नहीं, और उसके अंदर यूएस एजेंसीज को ये मालूम पड़ा है, जो भी इन्होंने वीडियोस वगैरह देखी है, ऑनलाइन सर्कुलेट जो हो रही है, कि ये ट्रैफिक लॉ का वायलेशन कर रही है, ब्रीच कर रही है ट्रैफिक रूल्स को, और खुद अपनी मर्जी से चल रही है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर लोग ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक करते रहते हैं, वैसे ही यूएस के अंदर रोबो टैक्सी कर रही है। लगता है इसको किसी इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है, और जिसकी वजह से रूल ब्रेक हो रहे हैं और इसकी वजह से कांटेक्ट किया जा रहा है अब टेस्ला को कि आओ भाई थोड़ा सा साइड आ जाओ, बात करते हैं तुम्हारे इस रोबो टैक्सी के ट्रायल प्रोग्राम की। दोस्तों आप में से कितने सारे लोगों को टैटू का शौक है, और ये न्यूज़ सुनने के बाद में शायद आपका टैटू का शौक मर जाए कि भैया हमें नहीं बनवाना है टैटू। दरअसल मुंबई के अंदर 36 साल की एक महिला 29,000 रुपये का टैटू बनवा कर आती है अपने भाई की याद में, कि उनका भाई गुजर चुका होता है, जिसकी वजह से वो उनकी याद में ये टैटू बनवाती है। और वो बनवाने के बाद में उनको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि लगता होगा कि चलो टैटू बनवाया है तो थोड़ा हो रहा है मुझे। जिसके बाद में इनको येलो और थोड़ा सा ग्रीनिश पस निकलने लगता है इनके उस साइड पे जहाँ पर इन्होंने टैटू बनवाया होता है। उसके बाद में ये थोड़ा सा जलन महसूस करती है, और ये जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो हॉस्पिटल में 10 बार इनको आईवी वाला एंटीबायोटिक चढ़वाया जाता है, जिसके बाद में डॉक्टरों को ये मालूम चलता है कि इनको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से इनको आईसीयू में भी एडमिट किया जाता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है, और इन द एंड उस इन्फेक्शन की वजह से इनकी जान चली जाती है। तो अब आप शायद सोचोगे कि
टैटू बनाना सही होगा या नहीं होगा। यहाँ पर डॉक्टर्स ने खुद बताया है कि शायद टैटू बनाते हुए हाइजीन को फॉलो नहीं किया गया था, जिसकी वजह से सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से भी जान जा सकती है लोगों की। तो इस तरीके के केस भी आ रहे हैं जहाँ पर अगर हाइजीन भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया टैटू बनवाते वक्त में तो भी जान जा सकती है सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से।